तो इसका कॉमन ये ले लो, जस्ट पास का कॉमन लेना, ले लिया। अब इसके सामने वाला कार्बन नंबर 1 डैश ले लिया और सामने वाला कार्बन 2 डैश ले लिया, इसका कॉमन ये ले लिया, मतलब इन दोनों का कॉमन ये ले लिया, इसको बीटा कर देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्ट 2 कार्बन का जस्ट पास वाला कार्बन कॉमन ले लिया। सर आपने ये क्यों लिया? भाई ये लोगे तो आपको ये कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन हमेशा चीजें हमेशा काम वही करना चाहिए जो सामने साफ साफ दिख रहा है। भाई ये सामने साफ साफ दिख रहा है, इसका कॉमन ये सामने साफ साफ दिख रहा है, इसका कॉमन ये। मतलब हमेशा 2 कार्बन कोई कॉमन, 2 कार्बन लो, उसका कॉमन कोई भी पोर्शन ले लो, कॉमन यहाँ भी आ सकता है, हेक्सेन में यहाँ आएगा, है ना, और उसके बाद प्रोपेन में आपका यहाँ आएगा ये कॉमन। सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? अभी बताते हैं ऐसा क्यों बता रहे हैं। अब दोबारा देख चलते हैं वहां पे। अच्छा एक बात, अब जैसे मान लो जहां सब देखिएगा, ये अभी तो अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपने 2 कार्बन ले लिया, 2 कार्बन मतलब ये फ्रंट वाला कार्बन ले लिया और ये बैक वाला कार्बन ले लिया। ध्यान देखना कितनी तकलीफ वाली बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट पेज ले रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी। तो मान लो मुझे साइक्लोप्रोपेन का न्यूमान बनाना है, तो मैंने क्या बोला कि हमको 2 कार्बन, भाई न्यूमान के लिए 2 कार्बन लेना चाहिए, याद रखना 2 कार्बन अगर नहीं हो तो न्यूमान नहीं बन सकता, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, और इसका एक कॉमन कार्बन ये हो गया, कॉमन मतलब क्योंकि ये दोनों कार्बन इस अल्फा से जुड़े हुए हैं, ले लिया मैंने। अब देखो जरा, अब मैंने क्या किया, एक ये फ्रंट वाला कार्बन नंबर 1 बना दिया, और ये बैक वाला कार्बन ये कार्बन नंबर 2 बना दिया। बच्चों फ्रंट वाला कार्बन ये और बैक वाला कार्बन ये दोनों ही मान लो मैं यहाँ पे अल्फा बना रहा हूँ, ये फ्रंट वाला भी और ये बैक वाला भी दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों अल्फा से जुड़े हुए हैं। क्या आप मेरी बात समझ नहीं पा रहा? हेलो, एक बार फिर समझिए, मेरी बात समझिए। देखिए ये पहला वाला कार्बन भी इस अल्फा से जुड़ा हुआ है, भाई रिंग है ना, रिंग टूट के भागेगा तो है नहीं। ये दूसरा वाला भी जुड़ा हुआ है, सही बात है। तो ये जो पहला वाला है ये भी अल्फा से जुड़ा हुआ है, ये दूसरा वाला भी अल्फा से जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझो, मान लो पहले मैं ऐसे बनाता था कि नहीं बनाता था? मैं ऐसे बनाता था, ऐसे बनाता था, फिर पीछे वाला भी 3 ऐसे बनाता था। तो पीछे वाला, भाई पहले वाले में जो ये अल्फा वाला है, दूसरा वाला भी तो यही जुड़ा हुआ है, ये भाई ये रिंग तो भाग नहीं सकता ना। मेरी बात को समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं। पहला ये जो कार्बन है ये भी अल्फा वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला भी अल्फा वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, मुझे एक ऐसे बनाना पड़ेगा और मुझे एक ऐसे बनाना पड़ेगा। 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मैंने फ्रंट वाला बना दिया। अगर यदि मुझे रिंग बनाना है, रिंग मतलब कोई बॉन्ड इधर उधर खस के ना, तो मुझे इसको अल्फा बनाना पड़ेगा। अल्फा बना दिया, मैंने बोल दिया कार्बन नंबर 1 अल्फा से जुड़ गया। और यदि मैं कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूँ, मान लो मैं कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूँ, यहाँ से ऐसे कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूँ, ये कार्बन नंबर 2 है। तो बच्चों कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन है ना, जस्ट इसी के पीछे ही बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रूम घूम नहीं सकता, ये रूम टूट नहीं सकता। आप हमारी बात को फिर समझिए, हम क्या बताना चाहते हैं, एक बार फिर मैं समझाता हूँ, समझिए जरा थोड़ा सा, फिर समझिए। देखिए सबसे पहले फ्रंट वाला कार्बन बना लिया, उसके बाद कार्बन नंबर 2 बना। फ्रंट वाला कार्बन मतलब ये फ्रंट वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2 सबको दिख रहा है। ध्यान सुनना, थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है, थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन है, लेकिन डरना नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो आपको हमेशा समझ में आएगा। फिर से देखिए, यहाँ तक ठीक है। अब प्रश्न ये है कि सर हमें 3 बनाना, 3 देखो, 1 ये 2 ये 3 बना दिया, ठीक है, यहाँ तक 3 बना दिया। ये कार्बन नंबर 1, 3 में ये अल्फा से जुड़ा हुआ है और ये दोनों हाइड्रोजन। कैसे? आपको पता नहीं आप हाइड्रोजन है? भाई पहले कार्बन के पास क्या क्या है? पहले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, एक अल्फा वाला कार्बन, जरूरी है, खत्म हो। लेकिन दूसरे वाले कार्बन के पास भी तो 2 हाइड्रोजन और एक अल्फा है। ये अल्फा वही वाला है जो पहले वाले का कॉमन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इसके पीछे ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पीछे तो दिखा नहीं सकता, तो मुझे देखो मैं क्या देखो, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात समझो, मैं क्या करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा, ऐसे कार्बन नंबर 2 का ये इसके पीछे बना, मैं आप ये समझिए, मैं इसके पीछे ही बना रहा हूँ। ये इस रिंग के पीछे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मजबूरी है, ये रिंग घूम नहीं सकता।
मैं इसको 60 डिग्री पे नहीं बना सकता, इसको 0, और इसका भी एच इसके पीछे ही बनाना पड़ेगा, इसका भी एच इसके पीछे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 डिग्री पे ही रहेगा, क्योंकि ये रिंग यहाँ फिक्स है, यहाँ पे अल्फा पे ये रिंग फिक्स है, ये घूम नहीं सकता। अगर ये इसी से जुड़ा हुआ है तो ये इस पे 0 पे ही जुड़ के जाकर जुड़ सकता है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये हाइड्रोजन भी इसके 0 डिग्री पे जस्ट इसके पीछे ही बना सकता है, क्योंकि रिंग रोटेट नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी रिंग का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो रिंग रोटेट नहीं कर सकता, इसलिए रिंग का जो कॉमन कार्बन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। एक बार जरा फिर से दोबारा हम उस पर जाते हैं जिसपे जो मेन स्ट्रक्चर बना उस पर देखिए। ये स्ट्रक्चर ऐसे घुमा के बनाया गया, आप कभी कंफ्यूज ना हो। घुमा के मतलब जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को, ये ऐसे बनाया गया। कैसे बनाया गया? जैसे मान लो ये फ्रंट वाला कार्बन हो गया, फ्रंट वाले कार्बन से मैंने एक अल्फा ऐसे जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया। अब बैक वाले कार्बन में मुझे 0 डिग्री बनाना है, तो बैक वाला कार्बन अब 0 डिग्री इसके पीछे, लेकिन 0 डिग्री पर जस्ट कॉमन क्या है? अल्फा है, कॉमन अल्फा बना दिया। जब एक कॉमन में अल्फा बना चुका हूं सेकंड वाले का, तो मुझे सेकंड वाले का हाइड्रोजन भी इसको कॉमन करने के लिए 0 डिग्री पे ही रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप फर्स्ट का और सेकंड का कॉमन बना दिए और दूसरे और तीसरे का आपने हाइड्रोजन रोटेट कर दिया। भाई साहब, जब आप पहले कार्बन को अल्फा से जोड़ेंगे, दूसरे कार्बन को अल्फा से जोड़ेंगे, इसके एच और इसके एच को, इसके एच को और इसके एच को आपको 0 डिग्री इक्लिप्स पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिंग रोटेट नहीं कर सकता। आप ऐसे इसको 60 पे नहीं बना सकते आप ऐसा। अच्छा मुझे बताया, ऐसा संभव है क्या कि मान लो आप ऐसा बना रहे हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए फ्रंट वाले का, और बैक वाले का ऐसे बना दिए, पीछे बना दिए, मान लीजिए ऐसा बना दिए, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि बाकी दोनों हाइड्रोजन ऐसे 60 पे बना दो? ऐसा संभव है? जब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ज्वाइंट है तो इसके हाइड्रोजन में तो इसके पीछे पीछे ही लगेंगे। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? एक बार हम स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिखा रहे हैं, ऐसे, ये जो ऐसे बना के दिखा रहे हैं, चलो एक बार ऐसे बना के दिखा रहे, थोड़ा सा एक बार बस फील हो जाना, उसके बाद चिंता नहीं। चलो एक बार फिर बनाते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सबसे पहले एक कॉमन कार्बन ले लो। तो समझ में कॉमन कार्बन क्यों लेते हैं? कॉमन कार्बन क्यों लेते हैं? ताकि हम दोनों जो फ्रंट और बैक कार्बन लेंगे उसको कॉमन कार्बन से जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये अल्फा है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि फ्रंट कार्बन ये रहा, फ्रंट ऐसे गोला बना दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना रहा हूँ, जमीन ऐसे इस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इससे क्या जुड़ा हुआ है सर? अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है, सही बात है। और इससे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फ्रंट वाला बना रहा, पहले फ्रंट वाला ऐसे बना, ठीक है यहाँ तक। ये कार्बन नंबर 1 है। अब कार्बन नंबर 2 देखिए जरा ध्यान से। कार्बन नंबर 2 सब लोग देखिए ध्यान से। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 यही है, कार्बन नंबर 2 ये। तो कार्बन नंबर 2 में ये भी तो इस अल्फा से जुड़ा हुआ है। तो जब ये अल्फा से जुड़ेगा तो आपको क्या लगता है ये बाकी बॉन्ड इधर खसक जाएंगे क्या? ये भी तो 0 डिग्री से ही जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रिंग है ना, रिंग चारों ओर से पैक है ना। आप ऐसा थोड़ा कि आप सामने वाले को सेकंड को अल्फा से जोड़ दें और बाकी दोनों हाइड्रोजन को 60 डिग्री पर रोटेट कर दें। भाई ये जो बॉन्ड है ना, ये इसके पीछे ही तो है। क्या तुम्हारी बात समझे? ये थीटा बराबर 0 डिग्री पर ये स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि सबके सब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये रिंग रोटेट नहीं कर सकता। यदि आप एक को अल्फा से जोड़ देते हैं, 2 को अल्फा से जोड़ देते हैं, तो ये एच और एच को भी पीछे ही बनाना पड़ेगा। आप इसको 60 डिग्री पर नहीं बना सकते। और ये न्यूमान है, ये साइक्लोप्रोपेन का न्यूमान स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेरा प्रश्न बताइए, क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है कि अनस्टेबल? स्टेबल है सर। ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल अनस्टेबल कैसे है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर टॉर्सन स्ट्रेन लगेगा, टॉर्सन स्ट्रेन लगेगा। तो टॉर्सन स्ट्रेन लगने के कारण ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, पहली चीज। टॉर्सन स्ट्रेन मैक्सिमम है ना, दोनों बॉन्ड पीछे पीछे है ना टॉर्सन स्ट्रेन। भाई ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज मैंने एक बात और बताता है, इसमें एंगल स्ट्रेन भी लगता है। भाई चलो वंडरवॉल स्ट्रेन तो मालूम नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए वंडरवॉल स्ट्रेन हम काउंट नहीं करते। एंगल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, टॉर्सन स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि साइक्लोप्रोपेन बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। और यदि इसको कहीं से भी चांस मिला, जो आगे चल के हम लोग करने वाले हैं, तो ये अपने रिंग को तोड़ के फटाक से प्रोडक्ट बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये रिंग तो अभी तोड़ नहीं सकता ना, चारों से बॉन्डेड है, 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा है। एंगल स्ट्रेन के साथ साथ इसमें टॉर्सन स्ट्रेन भी ज्यादा है। क्यों? हमें पता कैसे चला इसमें टॉर्सन स्ट्रेन भी है? हमने इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले न्यूमान में बदला,
और न्यूमान में बदल के हमें पता चल गया कि सबके सब हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे है, 0 डिग्री पे है, इसलिए हमें पता चल गया कि सर इसमें एंगल स्ट्रेन के साथ साथ टॉर्सनल स्ट्रेन भी लग रहा है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है ना? ठीक, आगे देखते हैं, दोबारा आते हैं वहां पे। तो ये सब आपका रहा अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल है ये, साइक्लोप्रोपेन बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, वैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमें साइक्लोहेक्सेन ही पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन, वो तो केवल एकदम ट्रायल था। अब सोचो 3 कार्बन में यह हाल है तो 6 कार्बन में क्या हाल होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, बनता है, चिंता ना करो, आराम से बनेगा, बनेगा। मैं फिर कह देता हूं, आज तक अगर 10 साल में नीट और जेई का एग्जाम हुआ ना, तो कम से कम 5 बार साइक्लोहेक्सेन ही आया, और साइक्लोहेक्सेन भी आएगा, ये बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइक्लोहेक्सेन है। अब देखिए क्या होगा, करना क्या है, सबसे पहले सिंपल काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, 2 कार्बन सेलेक्ट करना है, उसमें एक कॉमन कार्बन सेलेक्ट करना है। कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 और 1 डैश हमने कार्बन सेलेक्ट किया, इसका कॉमन कार्बन अल्फा हमारे पास है, ले लिया। फिर 2 कार्बन सेलेक्ट करना है, इसका एक कॉमन कार्बन सेलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 2 डैश है, इसका कॉमन कार्बन बीटा हमारे पास है। यही बातें यहाँ पे लिखी गई है, जो चाइनीज आपको दिख रहा होगा, ये बातें यही लिखी गई है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान सुनिएगा, न्यूमान बनाने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए, मात्र 2। कितने कार्बन चाहिए, मात्र 2। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 और 2 4, इसका मतलब यहाँ पे 2 न्यूमान बनने वाले हैं। क्लियर हो गया? साइक्लोहेक्सेन में कितने न्यूमान बनेंगे, 2 न्यूमान बनेंगे, मतलब 2 न्यूमान को हम आपस में जोड़ दे तब वो साइक्लोहेक्सेन बना पाएंगे। समझ नहीं पा रहे हो यार, मेरी बात समझो। एक न्यूमान के लिए कितने कार्बन, 2 कार्बन, भाई 2 कार्बन और एक उसका कॉमन ग्रुप, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है और उसका एक कॉमन ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे 2 न्यूमान बनेगा। 2 न्यूमान कैसे, एक न्यूमान बनेगा, एक ध्यान सुनो, देखो अब न्यूमान कैसे बनेगा ये भी सुनो। अब मॉलिक्यूल को आपको ऐसे देख रहा है, ऐसे देख लेंगे तो क्या ये फ्रंट वाला मिलेगा एक, क्या ये बैक वाला मिलेगा, तो देखो यार, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, एक तो ये बनेगा। क्या आप मॉलिक्यूल को फिर से ऐसे देखेंगे, सामने देखा जाता है, तो क्या ये फ्रंट वाला मिलेगा एक डैश वाला, क्या ये बैक वाला मिलेगा, क्या ये दोनों गोला समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले इतना बता, समझ में आ गया? हाँ ठीक, अब आगे देखते हैं, कोई दिक्कत है कि मुझे तुरंत रोक लीजिएगा, तो आगे तकलीफ होगी तो हम दोबारा भविष्य की गारंटी नहीं ले रहे, यही मुझे रोक के दोबारा पूछ लेना। आगे चलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन सेलेक्ट करो, उसका एक कॉमन कार्बन सेलेक्ट करो, 2 कार्बन सेलेक्ट करो, उसका कॉमन कार्बन सेलेक्ट करो, और इधर ये व्यूअर, आपकी आंख यहाँ पे है, आपकी आंख यहाँ पे, तो ये फ्रंट वाला मिलेगा, तो ये बैक वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको खींचना, आपको न्यूमान खींचना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला, आपके 2 कार्बन और इसका एक कॉमन, आपके 2 कार्बन और इसका एक कॉमन, ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 कार्बन एक कॉमन, 2 कार्बन एक कॉमन। ये रफ नहीं हो रहा, बार बार थोड़ा सा मुझे रफ करने की जरूरत पड़ेगी एक मेरे को, तो दोबारा इसको ओपन, पीडीएफ ओपन कर देता हूँ, रफ करना पड़ेगा ना, दोबारा पीडीएफ नंबर 7 ले लेते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन थे इसको पढ़ाने के, 2 ऑप्शन क्या क्या थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं इसको डायरेक्ट आपको याद करा दूं जो इसमें आने वाला, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक, अब सही हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कि इसको छोड़ दूंगा तो हमें तो ठीक है, तकलीफ नहीं होगा, और आपको भी पता दूर दूर तक आपको ये दिखेगा भी नहीं कहीं दूर दूर तक, लेकिन साहब बाद में जब पेपर मिलेगा और बाद में आपको कहीं साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन आ गया तो उस समय, और आपके 4 नंबर से आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो ये हमको पता। चलिए देखते हैं, जरा ध्यान सुनिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपको 2 कार्बन लेना, 2 कार्बन और एक कॉमन कार्बन लेना। फिर से सुन लो, हमारा 1 और 1 डैश 2 कार्बन सेलेक्ट किया, इसका कॉमन कार्बन अल्फा है, और हमने 2 और 2 डैश सेलेक्ट किया, इसका कॉमन कार्बन बीटा है, ठीक है। और हमें कैसे देखना है, हमें यहाँ से देखना है, यहाँ से हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो मुझे फ्रंट वाला कार्बन ये दिखाई देगा एक,
और ये बैक वाला कार्बन दिखाएगा ये 2, ये 2 वाला कार्बन, ये गोला वाला। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, हम यहाँ से देखना है तो ये 1 डैश वाला ये दिखाई देगा और 2 डैश वाला ये दिखाई देगा, और इसको उठा के बीटा से जोड़ना है ये दोनों को, और इसको उठा के अल्फा से जोड़ना है, तब जाके मेरा ये बनेगा। कैसे बनेगा देखिए मैं बनाता हूँ, फिर से देखिए मैं बनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान देखिएगा, बहुत सिंपल काम है, कुछ भी नहीं करना बच्चों, बहुत आसान काम है एकदम, बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल सा मामला है, इसको देख लीजिए तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए फ्रंट और बैक तो हो गया, अब इसमें कोई लफड़ा तो है नहीं। अब मुझे बता दीजिए कि 1 डैश और 1 डैश मतलब ये 1 डैश और ये 1 डैश और 1 का कॉमन कार्बन कौन सा है? अल्फा। बना दिया मैंने। सर ये कौन सा मतलब है? रुको रुको रुको, ये मतलब नहीं है, बताते हैं, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर वैसे मत बताओ, वैसे बनाओ जैसे आप पहले बनाते थे, ऐसे बनाओ, ऐसे। सर आप पहले एक सर्किल बनाते थे, ऐसे बनाते थे, और उसके बाद सर पहले आप ऐसे बनाते थे, ऐसे ऐसे बनाते थे, ये बनाते थे, इस प्रकार के सब बताओ, इस प्रकार से बताओ तो समझ में आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इस प्रकार से बताते, इस प्रकार से बताते। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं कि कसम खा के बैठे हो ऐसे ही बनेगा सर्किल, है ना? अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऊपर 2 बना दूं ऐसे, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रंट वाला कार्बन ऐसे भी हो सकता, आप इसकी चिंता ना करें। तो देखते हैं। तो मुझे बताओ, ये जैसे मान लो 1 को जरा ध्यान देखो, 1 के पास क्या क्या है, 1 के पास जरा सोचो क्या क्या है, देखो जरा देखते हैं 1 के पास क्या क्या है। 1 के पास एक अल्फा कार्बन है, सही बात है, और 1 के पास 2 हाइड्रोजन है। क्या ये सबको दिख रहा है? हेलो, है ना? सबको दिख रहा है? तो ये मेरे पास 1 रहा बच्चों। तो एक वो क्या हाँ सर। ऐसे बनाता हूँ, क्या मैं ऐसे बनाता हूँ, क्या मैं ऐसे बनाता हूँ? तो ऐसे मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया 2, और अल्फा मैंने यहाँ दिखा दिया। क्यों अल्फा यहाँ दिखा दिया? क्योंकि 1 और 1 डैश का कॉमन इसलिए मुझे इधर दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं जोड़ पाऊंगा। हेलो, वो रिंग भागेगा तो नहीं, उधर भाग तो नहीं सकता ना भाई, ऐसा तो है नहीं ये 1 और 1 डैश भाग जाए, अल्फा कहीं और चला जाए, तो मुझे पैक बनाना पड़ेगा ना। ठीक हो गया। अब 1 डैश के बारे में बताओ, 1 डैश के बारे में, 1 डैश के बारे में क्या, कॉमन कार्बन अल्फा, लो कार्बन कार्बन अल्फा, और 1 डैश के बारे पास भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, लो 2 हाइड्रोजन। अब तो समझ में आ गया हो ना 1 डैश वाली कहानी ऐसे क्यों है। 1 और 1 डैश क्या आपको समझ में आ गया? पूरा पिक्चर क्लियर हो गया, 1 और 1 डैश क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। बच्चों आपने आपने ये फ्रंट से देखा, ये फ्रंट से देखा, ये फ्रंट से, लेकिन बैक वाला भी तो देखना पड़ेगा। बैक में क्या क्या है? बैक में सर 2 सर आपने 1 डैश का एक हाइड्रोजन गलत जोड़ा है। क्या भैया? हाँ हाँ बहुत बढ़िया राहुल, 1 डैश का एक आई एम सॉरी, आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, थैंक यू। ये है, क्या बात, ऐसे देश आगे बढ़ता तो अच्छा, क्या बता दिया यार, सही बता रहा, बिल्कुल सही कह रहा कि जब सर मैंने ऐसे ट्रायंगल बना 60 डिग्री पे तो यही होगा। चलो ठीक, ओके ठीक, यहाँ तो ठीक है ना। अब हमें 2 पे देख रहा है, मुझे बताओ 2 पे क्या क्या है? सर 2 पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 डैश पे भी 2 हाइड्रोजन है, और सर इन दोनों का क्या है, कॉमन बीटा है। बना दो ना, क्या दिक्कत है? ये लो, क्या ये 2 है, 2 का क्या कॉमन बीटा है, लो बना दिया। क्या इस 2 पे आपको पता ना कैसे बनाते 60 डिग्री पे, ये ऐसे, ये ऐसे बना दिया, और यहाँ पे छूट गया क्या? हेलो, पहले मुझे सब रफ करने हाँ दो। सर, नहीं है, एक हाइड्रोजन वहां पे आएगा सर। हाँ पहले 1 मिनट, पहले रफ करो तो साफ साफ हमें दिखाई भी देना, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, गड़बड़ हो रहा। ठीक है, अब हम केवल 2 पे ध्यान दे रहे हैं, 2 पे केवल ध्यान दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। तो 2 मेरा ये है, तो 2 मेरा ये है, तो मैंने एक तो यहाँ बना दिया, एक तो यहाँ बना दिया, दूसरा मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, तीसरा कहाँ, यहाँ पे ना, तीसरा यहाँ पे। ओके ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर। हाँ ठीक है, और मैंने फिर से, मैं फिर बताओ जरा, 2 पे यहाँ बना दिए एक, ये 2, और ये 3, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H, और कहा यहाँ पे H तो है, यहाँ पे H है, और दोनों का बीटा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? क्या यहाँ पे हमने 2 न्यूमॉन क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी 4 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए 1 न्यूमॉन, 2 कार्बन के लिए 1 न्यूमॉन। अब तो आपको समझ में आ गया ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 2 कार्बन क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, और एक अल्फा मतलब एक कॉमन क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन जिसको जोड़ेगा, मुझे रिंग को तो मेंटेन भी करना ना, ये मुझे साइक्लोहेक्सेन तो बनाए रखना ना, साइक्लोहेक्सेन भाग तो नहीं जाएगा ना, बॉन्ड तोड़ ताड़ के ओपन तो करेगा नहीं, तो इसलिए मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 1 डैश का कॉमन कार्बन अल्फा है, 2 और 2 डैश का कॉमन कार्बन बीटा है, और 1 2 3 4, और जो कार्बन एक और आगे और पीछे बनाया, दोनों मिलाकर हो गए 6।
तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल फॉर्म है। लेकिन आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन वास्तव में चेयर फॉर्म में रहता है। तो सर ये क्यों आपने पढ़ाया, बताते हैं बच्चों। ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमर है ना साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, उसकी कुछ लिमिटेशन, उसकी कुछ कमियां, क्या कमियां सुनो, एक एक करके बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग चेयर फॉर्म पढ़ना चाहिए। अब ये चेयर नहीं दिख रहा ना, अब इसके बाद हम चेयर फॉर्म क्यों पढ़ेंगे, इसके पहले मैं कमियां गिनाऊंगा तभी, उसके बाद चलो देखते हैं। सबसे पहला, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर बिकॉज 60 डिग्री पे टॉर्सल स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। अभी बताते हैं कैसे चेयर फॉर्म में बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी है, मुझे चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर पढ़नी है। और मैं चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर जैसे आपको पढ़ाऊंगा उसमें साफ साफ दिख जाएगा कि इसमें टॉर्सल स्ट्रेंथ है भी नहीं, इसमें सभी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट भी, आपको सब कुछ दिख जाएगा जब मैं चेयर पढ़ाऊंगा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। क्या बात करें, ईच कार्बन इन साइक्लोहेक्सेन हैज 2 हाइड्रोजन। क्या सभी के पास 2 हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन फ्रंट वाले के पास। क्या बैक वाले के पास भी 2 हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। कुछ आना बोलो, सबके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां तक आगे देखते हैं। जो हाइड्रोजन वर्टिकल में है, जो हाइड्रोजन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये वाला, ये वर्टिकल बोलती है, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। जो हाइड्रोजन वर्टिकल में है, जो हाइड्रोजन वर्टिकल डायरेक्शन में है, और जो हाइड्रोजन स्लेंट डायरेक्शन में, स्लेंट मतलब देखो मेरी बात समझो, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी बात समझो, फिर समझो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दोनों कार्बन को देखेंगे, दोनों कार्बन के पास आपको 2-2 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, लेकिन दोनों हाइड्रोजन में खासियत देखो, एक हाइड्रोजन तो वर्टिकल और एक हाइड्रोजन स्लेंट में, स्लेंट में। हेलो, क्या स्लेंट, सॉरी ये वाला दिखा दिया मैंने, ये देखो ये स्लेंट में, स्लेंट में। जरा फिर से देखो, हम लोग इसको कार्बन को देखते हैं, जरा फिर देखो, हम लोग फ्रंट कार्बन को देखते हैं। एक कार्बन वर्टिकल में है और एक कार्बन स्लेंट में, स्लेंट समझते हैं ना? स्लेंट मतलब जो कुछ एंगल से बनाया जाए उसे स्लेंट कहते हैं। मतलब एक कार्बन वर्टिकल में है और मतलब एक कार्बन के पास जो 2 हाइड्रोजन है ना, उसमें खासियत होती है कि एक वर्टिकल होता मतलब ऐसे होता, और एक कार्बन स्लेंट होता, स्लेंट मतलब थोड़ा सा तिरछा होता। स्लेंटेड डायरेक्शन समझते हैं, स्लेंटेड डायरेक्शन। अब ध्यान सुनिएगा, जो वर्टिकल होता है ना उसी को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड मतलब, अब जरा मुझे बता दो, अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये भी एक्सियल बॉन्ड है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है। और जो भी स्लेंट वाले हैं, जैसे ये स्लेंट वाले टेढ़े वाले हैं, ये भी स्लेंट वाले हैं, ये भी स्लेंट वाले हैं, जो भी स्लेंट वाले हैं सबके सब इक्वेटोरियल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझो, इसका मतलब ये एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो दिखाई देते हैं, एक वर्टिकल वाले एक स्लेंट वाले, चाहे फ्रंट वाले ले चाहे बैक वाले। और जो वर्टिकल वाले हैं उनको एक्सियल बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने फ्रंट वाला भी लिया या बैक वाला लिया, दोनों के पास एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होते ही हैं। आप हमारी बात शायद समझ नहीं पा रहे। ये नीचे वाला क्या लिखा हुआ, ये वाला देखते हैं, क्या आप हमारी बात समझ गए? इतना बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, फिर से बताइए, हेलो, एक बार फिर सुनिए सब लोग। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सभी कार्बन के पास 2 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, एक वर्टिकल सीधा सीधा और एक टेढ़ा टेढ़ा। सीधा सीधा वाला कौन सा? वर्टिकल वाला। टेढ़ा टेढ़ा वाला मतलब स्लेंट वाला। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक हाइड्रोजन जो सीधा सीधा है वो एक्सियल है, और जो टेढ़ा टेढ़ा है वो इक्वेटोरियल है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में ध्यान सुनिए, इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये फ्रंट कार्बन है, इसमें भी आपको इक्वेटोरियल मिलेगा, एक्सियल मिलेगा। ये जो बैक कार्बन है इसमें भी आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल मिलेगा। ठीक है, अब हमारी बात को समझिए, अब आपको समझाना चाहते हैं, क्या जरा समझिए। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन बना, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन बना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन बना, ठीक, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दिए, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दिए, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दिए, इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दिए। बना दिया मैंने, इस कार्बन के दोनों सबके हाइड्रोजन बनाए कि नहीं बनाए? और मतलब इन चारों कार्बन के आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल आपको दिखाई देंगे। क्यों?
क्योंकि जब इस चारों कार्बन को सेट करोगे ना तो एक सीधा कोई दिखाई देगा, कोई टेढ़ा दिखाई देगा, एक सीधा दिखाई देगा, कोई टेढ़ा दिखाई देगा, एक सीधा दिखाई देगा, कोई टेढ़ा दिखाई देगा। मतलब इन चारों कार्बन में हम ये बता सकते हैं कि साहब ये एक्सेल है, ये इक्वेटोरियल है। लेकिन बच्चों इस अल्फा और इस बीटा के पास भी तो हाइड्रोजन है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या हम अल्फा और बीटा के हाइड्रोजन को क्या हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यही इसकी कमियां है कन्फर्मेशन आइसोमर की, यही इसकी लिमिटेशन है। इसीलिए हमको ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ के हमको चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। फिर से समझ नहीं पा रहे आप, समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। अब इस बात को यहाँ समझिए। हमने क्या बोला, आप इसके अल्फा और बीटा देख लेंगे, सॉरी इसके आप इक्वेटोरियल और एक्सेल देख लेंगे, इसके भी देख लेंगे। दो हाइड्रोजन आपको मैंने सेट किया, आपको दिखाया भी मैंने, इसके भी दो हाइड्रोजन को भी मैंने दिखाया, इसके भी दो हाइड्रोजन को मैंने दिखाया ना सबके हाइड्रोजन को। लेकिन क्या मैंने अल्फा और बीटा के दोनों हाइड्रोजन को दिखाया? नहीं। क्या मैंने अल्फा और बीटा के दो हाइड्रोजन को दिखाया? नहीं। जब मैंने इसके दोनों हाइड्रोजन को नियमन में रिप्रेजेंट नहीं किया तो मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बता नहीं सकता। तो साहब यही इसके लिमिटेशन, यही इसकी कमियां हैं। इसी लिमिटेशन के कारण हमें साइक्लो हेक्सेन की स्ट्रक्चर को चेयर फॉर्म में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेयर फॉर्म में 6 कार्बन के 12 हाइड्रोजन को एक्सियल और इक्वेटोरियल पे दिखाया जा सकता है और बड़ी आसानी तरीके से दिखाया जा सकता है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? बहुत ज्यादा बाउंस तो नहीं हो रहा ना? मैं अभी एक पीडीएफ नंबर 8 ओपन कर रहा हूँ और उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले मुझे पीडीएफ नंबर 8 ओपन कर लेने दीजिए। रुकिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप घबराइए मत। तो वैसे साइक्लो हेक्सेन का चेयर फॉर्मिंग स्टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है ना कि हम चेयर फॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरी था हमें चेयर फॉर्म पढ़ने की। तो मैं आपको फिर जरा दोबारा पहले मैं ये शेयर कर दूं। देखिए दोबारा ये शेयर कर देता हूँ दोबारा। देखो स्टार्ट करते हैं फिर से। ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान सुनिए, ये हमारा स्ट्रक्चर। तो लिमिटेशन ये कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम, कि अल्फा और बीटा का हम एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं दिखा पा रहे हैं न्यूमैन स्ट्रक्चर में। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे चेयर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लो हेक्सेन की स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में दिखाने पे वो जो अल्फा और बीटा का जो इक्वेटोरियल एक्सेल छूट रहा था, हम उसको भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये सॉरी एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, आप सभी को दिखा पा रहे हैं, फ्रंट वाला, बैक वाला, चारों कार्बन का। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल का मामला तो है नहीं। यहाँ पे आपने कोई बताया भी नहीं कि कहाँ पे है, सीधा है, टेढ़ा है, कैसे क्या है। क्योंकि ये कॉमन, ये कार्बन तो हम लोग नीमान बना नहीं सकते, यहाँ पे ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए हमने चेयर फॉर्म पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके अब चेयर फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। और वैसे भी साइक्लो हेक्सेन का चेयर फॉर्म ही हमारे लिए स्टेबल है। ये रहा चेयर फॉर्म। अब कैसे बनाते हैं, हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बनाएंगे सब लोग, है ना? पहले ध्यान से बनाएंगे। थोड़ा सा टफ है बच्चों, लेकिन घबराना नहीं है। क्यों टफ है, जरा इसको देखिए। आपको देखिए ऐसे दिखाई देगा, आप ऐसे अपने मन से बॉन्ड नहीं बना सकते। ये देखिए आपको ऐसे दिखाई देगा, अपने मन से बॉन्ड नहीं बना सकते। ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ये देखिए अपने मन से नहीं बना सकते। ये अपने मन से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ये अपने मन से ड्रा सकते, जहां मन के तहां करें। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब बहुत आसान होता है, चलिए देखते हैं। तो साइक्लो हेक्सेन के हमें चेयर फॉर्म बनाना है। बना लिया कैसे? तो सबसे पहले दो पैरेलल लाइन खींचिए। चलिए दो पैरेलल लाइन खींचिए, दो पैरेलल लाइन। पैरेलल में थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा खींचना है। थोड़ा सा टेढ़ा मतलब ये टेढ़ा है, खींच लिया, सही है। उसके बाद क्या करिए बच्चों, सुनो उसके बाद क्या करो। उसके बाद ना थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर खींचो, एकदम पैरेलल, छोटा छोटा ऐसे। पहले इतना काम कर लो, सब लोग कर लिया। और फिर उसके बाद देखो, उसके बाद देखो क्या करो, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो। ये होता है चेयर फॉर्म। बन गया? यहां तक बन गया। अब इसमें दो बातें देखो, इसमें दो बातें देखो, जरा दो बातें देख लो बच्चों। आप मुझे बताइए, क्या ये
क्या ये ऊपर दिख रहा अप? अप, क्या ये अप वाला दिख रहा अप? ये अप वाला, क्या ये अप दिख रहा अप? मेरे पास तो ऊपर का तरफ उठा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन ऐसे हैं जो अप है, अप मतलब ऊपर की तरफ है। क्या ये डाउन है? समझ में आ रहा है? क्या ये नीचे की तरफ है, डाउन है? क्या ये भी डाउन है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 टाइप्स के कार्बन दिखाई देंगे। कौन कौन से? अप, ये रहा अप और ये रहा अप। ठीक है, देखना अगर आपने ये कंफ्यूज किया ना फिर आपका आंसर गलत आएगा। फिर सुन लीजिए, अप 3 अप है, डाउन ये डाउन, ये डाउन, ये डाउन। समझ गया? तो हमें पॉइंटेड करना, अपवर्ड पॉइंटेड करना और डाउनवर्ड पॉइंटेड करना। क्या हमने कर लिया? देख लो, किसी को तकलीफ है तो पूछ लो अभी भी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा हूं मैं, अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। देख लो, ये देख लो, ये अप, ऊपर की तरफ अप है, ऊपर की तरफ अप है। सुनो बताओ, जैसे किसी कंफ्यूजन हो वो सुन लो। अगर ये कोना, अगर ये जो कॉर्नर है ऊपर मिल जाए तो उसको आप बोल दे, बात खत्म, अप बोल दे। ठीक है, अगर ये कोना ऐसे नीचे दिख जाए तो उसको डाउन बोल दे। देखो यार, ये अप है, ये अप है और ये भी अप है। अप, कोना ऊपर है ना, ये देखो ये डाउन है, ये डाउन है, ये डाउन है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साहब ना आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल खींचना है तो आपको दिक्कत होगी एक्सियल इक्वेटोरियल खींचने में, और फिर दोनों को मिला के बॉन्ड बनाना तो आपको और तकलीफ होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड को सबसे पहले स्टेयर फॉर्म में दिखाएंगे अलग अलग, और दिखाने के बाद दोनों मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद हमें, देखो पहले मैं बताऊं, ये एक्सियल बॉन्ड दिखाया मैंने, मान लो सिखा दिया मैंने आपको, ये इक्वेटोरियल सिखा दिया मैंने, लेकिन आपको भी पता है कि एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों हाइड्रोजन एक ही साथ रहते हैं, मतलब 12 हाइड्रोजन रहते हैं ना। यहाँ पे 6 बॉन्ड दिखाया, कौन सा? एक्सियल वाला। 6 बॉन्ड इक्वेटोरियल दिखाया। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो ये दिखाई देगा, ये दोनों को कंबाइन है, और वास्तव में ऐसा ही होता है। 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, उसके पास दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन, सबके पास दोनों हाइड्रोजन, एक एक्सेल एक इक्वेटोरियल। लेकिन ऐसा नहीं कि सर हमारा मन कर आज मैं टेढ़ा बनाऊंगा, हमारा मन कर ऐसे बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसका एक नियम है, मैं वही सिखाने जरा समझिए। तो सबसे पहले सर एक्सियल कैसे बनाते हैं, इसके लिए सिंपल ट्रिक सुनिए। जो भी आपको अप दिखाई दे रहा है ना, उसका उसका लाइन हमेशा अप बनाओ, और जो आपको डाउन दिखाई दे रहा है उसका लाइन डाउन बनाओ। सर ये कौन सा मामला है, क्या ये अप है? अप बना दो। मैं एक्सेल बना रहा हूँ, एक्सेल बना रहा हूँ, क्या ये अप है? अप बना दो। क्या ये भी अप है? अप बना दो, बात खत्म। क्या ये डाउन है? तो ये डाउन बना दो। क्या ये डाउन है? ये डाउन बना दो, ये डाउन बना दो। जरा मुझे बता दो, क्या सभी को एक्सियल हाइड्रोजन अरेंज करने में कोई तकलीफ होगी क्या? याद रखिएगा, अप वाले का अप बनाइए, डाउन वाले को डाउन बनाइए। ठीक है, अब सबसे बड़ी तकलीफ तो इक्वेटोरियल में होता है। इक्वेटोरियल में तकलीफ क्यों होता है? देखो ध्यान से सुनना, देखना सब लोग। पड़ोसी, अब हमें पड़ोसी को नहीं देखना है, हमेशा हम पड़ोसी को देखते हैं, नहीं, अब नहीं देखना। हमें क्या देखना? पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी को देखें। शॉर्ट ट्रिक सुनिए, पड़ोसी के पड़ोसी को देखें और उसी के पैरेलल लाइन बाहर की तरफ, स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ खींचे। कैसे सर, ये कौन सी तकलीफ है? हम बताते हैं, जरा देखो कौन सी तकलीफ। देखना जरा, जैसे मान लो कि मैं ये कार्बन ले रहा हूं, ये कार्बन है, इसका पड़ोसी कौन है? ये है। इसको नहीं देखना है, ये देखना है, पड़ोसी का पड़ोसी ये देखना है। ये ऐसे है तो इसी का पैरेलल ऐसे खींच देना है। तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ हो रही है। एक बार फिर सुनिए, पड़ोसी के पड़ोसी को देखें और फिर लाइन खींचे। पड़ोसी के पड़ोसी को देखें फिर लाइन खींचे, पड़ोसी के पड़ोसी को देखें फिर लाइन खींचे। सर कैसे? मेरी बात सुनो, क्या मुझे इस कार्बन की लाइन खींचनी है, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन खींचना है? तो इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, ये है। ये कैसे है? ये कैसे है सर? ऐसे है। इसका पैरेलल ऐसे। सर अंदर क्यों नहीं बनाया? भैया स्ट्रक्चर के इधर नहीं बनाना, बाहर की तरफ बनाना है। मैंने पहले लिख दिया, स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ नहीं जाना, ये बाहर की तरफ लाइन खींचना हमें। क्या आप हमारी बात समझ गए? समझ गए क्या? मैं बहुत ऐसा कुछ बता रहा हूँ जो समझ में नहीं आ रहा? एक बार फिर देखिए, नीचे आइए, नीचे आइए, चलिए इस कार्बन को देखते हैं। सब देखिए, ये कार्बन मान लो, ये कार्बन, ये देखो जरा, एक बार देखो, ये कार्बन, ये कार्बन,
अच्छा अगर आप ऊपर भी जाते हैं तब भी वही लाइन खींचेंगे, आप चिंता मत करें। कैसे सर? आप ऊपर से खींच के बताओ। ये देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन का पड़ोसी ये है, पड़ोसी का पड़ोसी देखना है, मतलब ये देखना है, और ये ऐसे है, ऐसे तो देखो ऐसे खींच दिए। हेलो, समझ गए? अब सुनो क्या करना, अब इसके बाद पड़ोसी का पड़ोसी लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ बचाओ। अगर आपने ये कार्बन ऐसे खींच दिया तो दूसरा वाला भी ऐसे खींच दो, सेम इसी के उल्टा खींच दो, क्यों? वही आने वाला है। अब चिंता ना करें, फिर भी आप देख लीजिएगा बना के पड़ोसी का पड़ोसी। कैसे सर? एक बार फिर बनाओ, चलो बनाते हैं, चलो एक बार फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। जैसे मान लो कि मुझे इसका खींचना है, इसका पड़ोसी कौन है? ये है, इसका पड़ोसी ये है, और इसका पड़ोसी ये है, और ये कैसे? ऐसे है, देखो ऐसे खींचना, बाहर की तरफ खींचना साहब। सर ऐसे क्यों नहीं खींचा भाई? स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, बाहर की तरफ खींचना है, बॉन्ड हमेशा बाहर बनाना हमें। कुछ समझ में आ रहा? तो मैं कह रहा हूँ इतना तकलीफ मत करो, इतना तकलीफ मतलब यदि आपको पता चल गया ये ऐसे है तो दूसरा वाला भी ऐसे बनाता, यदि आपको पता लगे कि ये ऐसे है दूसरा वाला भी ऐसे बनाता, दो हो गया खत्म। सर अब ये कैसे बनाओगे? ये, अरे साहब ये तो और आसान है। कैसे? मुझे ये बनाना है, तो पड़ोसी के पड़ोसी ये, और ये है तो ये ऐसे बनाता। समझ नहीं पाया यार? जब भी जैसे ये कार्बन बनाना है तो इसका पड़ोसी जाइए, ये नहीं बनाना, इसका पड़ोसी जाइए, ये ऐसे बनाता। थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा। क्या आप हमारी बात समझ गए कैसे बॉन्ड बना? हेलो, समझ गए कैसे बॉन्ड बना? अब एक बात और सुन लो, अगर आपने ये ऐसे बना दिया तो दूसरा वाला भी ऐसे बना दो। भाई आपने ये ऐसे बनाया तो दूसरा वाला ऐसे बना दो, आपने ये ऐसे बनाया दूसरा वाला ऐसे बना दो। अगर आपने एक वर्टिकल लाइन समझ गया, दूसरा वाला ऐसे बना दो। यदि आप नहीं समझना चाहते, पड़ोसी का पड़ोसी देखिए, पड़ोसी का पड़ोसी देखिए, आपको आंसर आएगा, ये पड़ोसी और उसका पड़ोसी ये ऐसे है, ऐसे बना दो। समझ नहीं पाया यार? भाई एक्सेल क्या होता है? आपका आप डाउन का डाउन, ये एक्सेल खत्म। इक्वेटोरियल क्या होता है? पड़ोसी का पड़ोसी लाइन देखिए और उसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हो गया खत्म। लेकिन याद रखिए बाहर की तरफ होना चाहिए, आउट की तरफ होना चाहिए, कभी गलती मत करना। बच्चों 10 मिनट और कीमती समय लूंगा, जरा डायरेक्ट आता हूँ, डायरेक्ट। अब दोनों को मिलाते हैं, जरा देखिए दोनों को मिला देते हैं। चलिए फिर से मिलाते हैं, पहले आप देखिए फिर छापिएगा, पहले देख लीजिए सब लोग। हेलो, पहले देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए सब लोग, देख लीजिए, देखें यहाँ तक ठीक है? ओके डन। मुझे बताइए क्या ये लाइन अप ये रहा, अप ये रहा, अप ये रहा, और अप ये रहा, ये कौन सा पोजीशन है? एक्सियल, एक्सियल आई है। अप अप, डाउन क्या है? ये डाउन, ये डाउन, और तीसरा डाउन, ये डाउन डाउन। ये साहब अभी तक मैंने एक्सियल खींचा, एक्सियल। अभी इक्वेटोरियल कैसे खींचेंगे? अगर मैंने ये ऐसे खींच दिया, ये ऐसे खींच दिया, इक्वेटोरियल 2 हो गया। अगर मैंने ये ऐसे खींच दिया, ये कैसे खींच दिया, और ये ऊपर खींच दिया तो ये नीचे खींच दिया, ये नीचे वाला इक्वेटोरियल है। और इसमें सभी कार्बन देखो, जरा सभी कार्बन देखो, ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये कार्बन। इसको ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन आपको sp3 नहीं दिख रहा? क्या ये कार्बन आपको ऐसे नहीं दिख रहा जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट एकदम बिल्कुल बन चुका है? हेलो, आप किसी को देख लो, किसी को, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये ऐसे, इसको पकड़ लो, इसको ऐसे। आप किसी कार्बन को पकड़ेंगे तो उसमें 4 बॉन्ड दिखेंगे, इसको पकड़ लो, इसको देखो ऐसे, ये ऐसे, 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 आपको वो 109 डिग्री 28 मिनट दिखेंगे। मैंने आपसे पहले बोला था कि चेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन में बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। देखो ये कार्बन भी, सब के सब कार्बन अपने आप को चेयर में ऐसे अरेंज कर लेते हैं ना कि वो 109 डिग्री 28 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? एक्सेल की प्रैक्टिस करनी है, इक्वेटोरियल की प्रैक्टिस करनी है, दोनों चिपका देना। ठीक है, 2 बार करोगे समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा इसमें सभी कार्बन sp3 टेट्राहेड्रल हो चुका है। अब आगे सुनिए, प्रश्न ये है कि सर यदि कोई बहुत ही बड़ा बल्कि ग्रुप आ, जैसे मिथाइल आ जाए, इथाइल आ जाए, कोई बहुत बड़ा ग्रुप आ जाए, आइसोप्रोपाइल आ जाए, आइसोब्यूटाइल आ जाए, तो उसको कहाँ रखना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, समझाऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट मंडे क्लास में केवल वही समझाना रहेगा। बच्चों यदि कभी भी आपको बल्कि ग्रुप आ जाए ना, तो हमेशा उसको इक्वेटोरियल पे ही रखना है। याद रखिएगा, हमेशा इक्वेटोरियल पे रखना। इक्वेटोरियल मतलब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास एक मिथाइल है, तो आपको मिथाइल यहाँ लगाना है क्योंकि ये इक्वेटोरियल है। अच्छा एक बात और, नंबरिंग हमेशा या तो यहाँ से करते हैं या तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से करना आपके बाद, याद रखिएगा। नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। चेयर फॉर्म में नंबरिंग हमेशा यहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो मिथाइल यहाँ लगाएगा, और कोई बच्चा यहाँ लगा देना मिथाइल, ये अगर कोई बच्चा यहाँ लगा दे तो साहब ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। कैसे अनस्टेबल है मैं अभी समझा देता हूँ, कैसा अनस्टेबल है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ध्यान सुनिए, सुन लीजिए, बता देता हूँ।
सुन लीजिए कैसा अनस्टेबल ये भी बता देता हूँ, सुन लीजिए कैसा अनस्टेबल, सुन लीजिए मैं बता देता हूँ। देखिए आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसा अनस्टेबल है। देखिए मान लो ये बच्चों अप है ना, ये अप है, ठीक है अप है, और ये भी अप है, ये भी अप है, और ये भी अप है, अप। मैंने 3 अप में हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना और ये जो हाइड्रोजन है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो 200 से 220 मतलब 250 पिकोमीटर के बराबर होती है। मतलब दो अप वाले एक्सियल वाले हाइड्रोजन की बीच की डिस्टेंस जो बॉन्ड है वो 200 से 250 पिकोमीटर 10⁻12 के बराबर होती है। एक बात समझ में आ गया? और बच्चों जो हाइड्रोजन की साइज होती है ना, वो करीब 180 से 200 के बराबर इसकी साइज पिकोमीटर की होती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हाइड्रोजन बस जस्ट टच होने से बचे हुए हैं। क्या आप हमारी इस बात को फील कर पा रहे हैं? आप समझिए, ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर ये ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर ऐसी, मतलब ये साइज इतनी बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं होती है कि ये जस्ट एकदम एक दूसरे से टच होके बचे हुए, थोड़ा सा बचा हुआ है। आप सोचो अगर आप यहीं पे एक बड़ा ग्रुप लगा दोगे तो क्या ये धक्का मुक्की हो जाएगा? हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, दो एक्सियल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 200 से 250 पिकोमीटर होती है, और हाइड्रोजन का खुद का 180 से 200 होता है। तो जब आप एक्सियल पर हाइड्रोजन अरेंज करेंगे तो वो हाइड्रोजन इतने छोटे वाले एटम भी एक दूसरे से टच होकर एकदम थोड़ा सा बचे होते हैं। और यदि आपने उसी एक्सियल पे कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया तो बच्चा धक्का मुक्की हो जाएगा। इसीलिए हमेशा बड़े ग्रुप को इक्वेटोरियल पे ही लगाया जाता है। इक्वेटोरियल मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो इस इक्वेटोरियल ये रहा, इक्वेटोरियल ये रहा। ठीक है, आगे सुनिए, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये है कि आपको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, सबसे पहले किसका आपको ड्रॉ करनी है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,2 मतलब 1 और 2, डाइमिथाइल 2 मिथाइल, तो किस पे लगाएंगे? इक्वेटोरियल पे। और यहाँ पे क्या है एक्सियल पे? सर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ये आंसर होगा। एक्सियल पे हाइड्रोजन रहेगा, इक्वेटोरियल पे बड़े ग्रुप लगाना है, याद रखिएगा। चलो मतलब मुझे बताओ 1,3 बनाना है तो 1,3 मतलब इसका क्या इक्वेटोरियल ऐसे आता है? क्या इसका इक्वेटोरियल ऐसे आता है? 1,3 पे लगा दो। अगर आपका मन करे तो हाइड्रोजन भी लगा दो, मन करे तो हाइड्रोजन भी लगा दो। क्या मैं ऐसा कुछ चीज पढ़ाना जो बहुत टफ है? सिंपल चीज है, देखो मुझे 1,2 डाइमिथाइल 3 इथाइल कैसे, ये देखो जरा 1 2 3, तो इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे। क्यों? बड़े ग्रुप को इक्वेटोरियल पे लगाना है। अब मुझे बता दो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे हेक्सा पेंटाइल। पेंटाइल क्या होता है? ये पेंटाइल होता है, 3 कार्बन प्लस साइड चेन। तो देखो जरा 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे सब पे हाइड्रोजन भी है। अब देखो क्या ये इक्वेटोरियल है? क्या ये इक्वेटोरियल है? क्या इसका इक्वेटोरियल ये? क्या इसका इक्वेटोरियल अभी दिखाया ये? क्या सब इक्वेटोरियल है? लगा दिया आंसर, खत्म। अब मुझे बताओ कौन स्टेबल है? चलो बताओ, अब कंपेयर करो इनमें स्टेबल कौन सा है ए और बी में। साहब ये जो मिथाइल है ना, ये इक्वेटोरियल पे और ये एक्सियल पे है, तो स्टेबल नहीं है, इसका मतलब ए वाला स्टेबल है आंसर। समझ गए? अब दूसरा बताओ, दूसरा दूसरा ध्यान से सुनना, दूसरा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये ऐसा होना चाहिए। ये आपका एक्सियल पे है और ये इक्वेटोरियल पे है, ठीक है यहाँ तक। और ये दोनों इक्वेटोरियल पे है, स्टेबल कौन सा? बी वाला। B1। तो साहब ये पूरा समाप्त हो गया, स्टीरियो आइसोमरिज्म पूरा समाप्त हो गया। हम मंडे को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शुरू करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की मैं बाकी नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। संडे के टेस्ट का सिलेबस सुन लीजिए, फुल ऑर्गेनिक और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संडे के टेस्ट का सिलेबस है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 30। फुल ऑर्गेनिक में पूरा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और स्टीरियो में पूरा कंफर्मेशन आइसोमरिज्म। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को ये चेयर फॉर्म में तकलीफ होगी, बच्चों कुछ मत करो, क्या करना, पीडीएफ को सामने रखना और उसको देख देख के ना बनाना, पड़ोसी का पड़ोसी देख देख के बनाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करें। अगर किन्हीं को दिक्कत होगी तो वो नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे जैसे मतलब 1 2 3, एक बार फिर सुन लो, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर लिया। अब मान लो किसी को 1 पे इक्वेटोरियल खींचना है तो क्या करो, अगर आपको 1 पे इक्वेटोरियल खींचना है तो 2 और 3 को देखो, 2 और 3 ऐसे है, 2 और 3 ऐसे बना लो, 1 पैसे खींच। मान लो किसी को 2 पे खींचना है, 2 पे खींचना, तो 2 पे खींचना तो 1 और 2 को देख लो, 1 और 2 ऐसे है तो 1 और 2 ऐसे। नंबरिंग से भी बना सकता है। नंबरिंग मतलब अगर 2 पे है तो 1 और 6 को देख लो, मतलब
उसका उल्टा पड़ोस से देख लीजिए, या इधर भी देखेंगे तब भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि ये भी ऐसा ही है तो पैरेलल इसका ऐसे ही है। मतलब कहीं से भी जाएंगे गड़बड़ नहीं होगा, आप चिंता ना करें। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप इसको पता कर लें तो इसको डायरेक्ट खींच लें, यदि आप इसको पता कर लें इसको डायरेक्ट खींच लें, यदि आप इसको पता कर लें इसको डायरेक्ट खींच लें। हो गया ट्यूटोरियल, बात खत्म। क्यों उतना दिमाग लगाना, कौन कह रहा है कैसे आपने बनाया, आपको तो बस ट्यूटोरियल जानना है ना, हो गया खत्म। तो बच्चों ये पूरा स्टूडियो ऐसे जब समाप्त हो, मैंने एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, आप चिंता ना करिए। नीट में जो भी प्रश्न आएगा इससे सिंपल ही आएगा, जेईई मेंस में इससे सिंपल ही आएगा, इतना एडवांस लेवल आपसे नहीं पूछने वाला। फिर भी ये एडवांस लेवल आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल होता है। तो यदि आपको इक्वेटोरियल और एक्सेल आता है तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, यदि नहीं आता है तो साहब कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज आप पीडीएफ नंबर 8 तक पूरा रिवाइज करिए, हमारे सीट को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए। यदि आपको फिर भी तकलीफ होती है तो आप उसकी पिक खींच के हमें भेजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। और जो भी चाइनीज भाषा ABCD जो लिखा हो नहीं समझ में आ रहा तो भेजेंगे तो मैं उसकी फोटो खींच के दोबारा भेज दूंगा, उसमें ये लिखा होगा। तो बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, बाकी कल मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।